हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था कि अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्योंकि पार्टीशन हो रहा था, इस वजह से जो प्लान था 3 जून 1947 का, उसमें उन मेंबर्स को जो कि टेरिटरीज में आते थे, जो पाकिस्तान के अंडर आ रही थी और वो चुने हुए थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स होने से रोक दिया गया। अब वो नंबर्स जो असेंबली में पहले थी, अब उससे रिड्यूस होकर 299 हो गई, जिसमें से 284 उस टाइम पर प्रेजेंट थे जब 26 नवंबर 1949 को एक तरह से मीटिंग हुई और उन्होंने अपने सिग्नेचर करके कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से फाइनली पास घोषित किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से जो भी भयावह हिंसा हुई पार्टीशन के द्वारा सब कॉन्टिनेंट में, उसके बैकड्रॉप में एक तरह से बनाया गया था। पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे फ्रेमर्स थे उनकी बहुत अच्छी एक सोच रही, एक ट्रिब्यूट है उनके लिए कि उन्होंने खाली कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट ही नहीं किया इतने प्रेशर में, बल्कि एक तरह से सही लेसन्स जो हैं वो भी सीखे इस अनइमेजिनेबल हिंसा से जो पार्टीशन के दौरान हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब वो कमिटेड था एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे सिटीजनशिप के, जहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही सिक्योर नहीं करना था, बल्कि जो धार्मिक तौर पर पहचान है, जिसका कोई भी सिटीजनशिप की राइट से लेना देना नहीं होगा। ये जो एक तरह से कॉम्पोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसने खाली जो सरफेस था, जो सतह होती है, उसको छुआ कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जो मेंबर्स थे असेंबली के, वो नहीं चुने गए थे यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा। तो एक बहुत सीरियस तौर पे, गंभीर तौर पे कोशिश करी गई कि असेंबली को एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जाए। जो मेंबर्स थे सभी धर्मों के, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इस स्कीम के अंतर्गत जो नीति ऊपर बताई गई है। साथ ही साथ असेंबली में जो है 26 मेंबर्स जो थे, जो उस टाइम पे शेड्यूल क्लासेस के नाम से जाने जाते थे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे देखें तो जो कांग्रेस थी उसने पूरी असेंबली को डोमिनेट किया था। उसके पास लगभग 82% सीट्स थी असेंबली के अंदर पार्टीशन के बाद। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ी डाइवर्स पार्टी थी, जिसने सारे शेड्स जो थे एक तरह से ओपिनियंस के, राय के, सब अपने अंदर जोड़ लिए थे। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन क्या है। जो अथॉरिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो इसी फैक्ट से जो है नहीं आई कि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी पर परफेक्ट नहीं थी, कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के मामले में। जो बहस होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां हर एक क्लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको जांचा परखा जाता था, उस पर बहस होती थी, एक तरह से कह सकते हैं ट्रिब्यूट है पब्लिक रीजन के लिए, और वो बिल्कुल अपने आप में बेस्ट है। ये जो डिबेट्स थी ये डिजर्व करती हैं कि इनको जो है एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो रहे हैं हमारे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उसमें इनको मेमोराइज किया जाए, और साथ ही साथ इनकी इम्पोर्टेंस जो है उतनी ही बराबर है जितनी फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशंस की थी। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है। जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक रीजन की, उसको ज़्यादा जोर दिया गया मुंडेन प्रोसीजर्स जो असेंबली के थे उसमें भी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 8 मेजर कमिटीज अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हैं। ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अंबेडकर जो है इन कमिटीज़ को चेयर करते थे। और ये वो लोग नहीं थे जो एक दूसरे की हर बात पर एग्री कर जाते हों। अंबेडकर का जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स एक तरह से नज़रिया रहा कांग्रेस और गांधी को लेकर कि वो जो हैं वो काफ़ी नहीं कर पा रहे हैं जितना ज़रूरी है शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए। पटेल और नेहरू, उनमें आपस में मुद्दों को लेकर कई सारे बार मतभेद भी होते थे, पर तब भी सब लोग साथ में काम करते थे। हर कमेटी जो है वो ड्राफ्ट करती थी पर्टिकुलर प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको फिर डिबेट की जाती थी पूरी असेंबली के अंदर। एक अटेम्प्ट ये करा जा रहा था कि एक सहमति पर पहुंचा जाए इस विश्वास से कि ये जो प्रावधान है ये सब सहमति होगी, सब लोग एग्री करेंगे और ये किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को नहीं दर्शाते हैं। कुछ प्रावधान जो है वो वोटिंग से होते थे, पर हर एक केस में हर सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी, कंसर्न जो है वो बहुत ही ध्यान से करी जाती थी और राइटिंग में होती थी।
असेंबली जो है मिली 166 डेज के लिए, लगभग 2 साल के अंदर और 11 महीने। उनके सेशंस ओपन थे प्रेस और पब्लिक के लिए। अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है नेशनल मूवमेंट की। पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से प्रोडक्ट जो है असेंबली का नहीं है जो उसको उत्पन्न करती है। असेंबली जो है उतनी ही डाइवर्स होती है जैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की है, और वो तब तक फंक्शन नहीं कर सकती अगर कोई बैकग्राउंड जो है सहमति नहीं होगी जो मेन प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के या उसमें कैसे होने चाहिए उसको लेकर। वो उन प्रोसीजर्स से आई जो उसने अपनाए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, और वैल्यूज जो उसके मेंबर्स जो हैं डेलिब्रेशंस के लिए लेकर आए। किसी भी असेंबली में जो अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करती है, ये उससे उम्मीद करी जाती है कि जो डाइवर्स सेक्शन है सोसाइटी का वो हिस्सा ले, और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो पार्टिसिपेट करें खाली रिप्रेजेंटेटिव के ही तौर पे नहीं, अपनी जो क्या कहते हैं खुद की पहचान है या कम्युनिटी की। हर मेंबर जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है वो इस इंटरेस्ट से आए कि उसके दिमाग में पूरा नेशन हो, मतलब अपना ही हित ना हो, वो खाली कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे नेशन के तौर पे एक तरह से सोचता हुआ तब आए। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे मेंबर्स के बीच में, पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं उन मेंबर्स के प्रति जो खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे प्रिंसिपल्स को लेकर, और डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे कि क्या इंडिया एक अडॉप्ट करे सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम गवर्नमेंट का, क्या रिलेशनशिप होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, क्या पावर्स होनी चाहिए जुडिशरी की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए प्रॉपर्टी राइट्स। हर एक इशू जो था जो फाउंडेशन में आता है एक मॉडर्न स्टेट की, उसको डिस्कस किया गया बहुत ही सोफिस्टिकेशन के साथ। खाली एक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो वर्चुअल था किसी भी डिबेट में, कि इंट्रोडक्शन यूनिवर्सल सफरेज का, यानी कि हर नागरिक जो एक सर्टेन एज तक पहुंच जाए उसको एंटाइटल है कि वो एक वोटर होगा, किसी भी धर्म का हो, कास्ट का हो, एजुकेशन हो नहीं हो, जेंडर या इनकम का हो। तो जहां मेंबर्स जो हैं इसकी ज़रूरत नहीं मानते थे कि डिस्कस किया जाए इस इशू को कि किसके पास ये अधिकार है राइट टू वोट का, वहीं हर दूसरा मैटर जो है बहुत सीरियसली डिस्कस किया जाता था और उसके ऊपर बहस होती थी। कोई भी इससे बेहतर स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक कमिटमेंट के लिए जो भी इस असेंबली से संबंधित थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी अथॉरिटी जो है इस फैक्ट से दिखाई कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एंगेज रहते थे, जिसको हम कहते हैं पब्लिक रीजन में। जो मेंबर्स थे असेंबली के उन्होंने ज़्यादा जोर दिया डिस्कशन पे और तर्कपूर्ण आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं उन पे। वो खाली अपने ही इंटरेस्ट को जो है नहीं दिखाते थे, बल्कि सही मायने में एक सैद्धांतिक तौर पे कारण बताते थे और मेंबर्स को अपनी पोजीशन के लिए जो रीजंस देना होता था औरों को, और उसका ये जो एक्ट होता था कि वो रीजन दे रहे हैं दूसरों को, उससे क्या होता है आप एक सिंपल तौर पे अपनी जो खुद की एक कंसिडरेशन है जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है उससे बहुत दूर हो जाते हो, क्योंकि आपको रीजंस देने होते हैं औरों को ताकि वो भी जो है आपकी जो व्यू पॉइंट है उसके अलोंग चल सकें। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो जब बहुत बड़ा एक तरह से संघर्ष चल रहा था फ्रीडम का, उस टाइम पर बना रहे जा रहे थे, एक तरह से बन रहे थे। हम कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक तरह से शेप दे रही थी, फॉर्म दे रही थी प्रिंसिपल्स को जो कि उसे मिले थे इस नेशनलिस्ट मूवमेंट से। सदियों से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमलगेशन था उसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उन्होंने कई बार डिबेट करी कई क्वेश्चंस को लेकर जो कि वाकई में ज़रूरी थे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, कि शेप या फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैसा होना चाहिए, कैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, कैसे जो असमानताएं हैं उससे ऊपर आया जा सकता है। और इन सभी सवालों के जवाब हमें मिले जो फाइनल फॉर्म आया कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें। सबसे बेस्ट समरी जो प्रिंसिपल्स की है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट एक तरह से लेके आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि रेजोल्यूशन जिसने बताया कि क्या असेंबली की एम होनी चाहिए।
और इसको मूव किया था नेहरू ने 1946 में। ये रेजोल्यूशन जो था इसमें एस्पिरेशंस थी, वैल्यूज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। क्या प्रीवियस सेक्शन जो था उसको एक तरह से सब्सटैंटिव प्रोविजन माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये इंस्पायर और समड अप हुआ उन वैल्यूज़ के द्वारा जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अपनाई गई या लाई गई। इस रेजोल्यूशन के आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्रेशन देता है फंडामेंटल कमिटमेंट्स को, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी और एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक मेज़ नहीं है रूल्स और प्रोसीजर्स का, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं मॉरल कमिटमेंट है कि एक ऐसी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए जो बहुत सारे प्रॉमिसेस को पूरा कर सके, जैसा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हैं लोगों के लिए चाहते थे। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक हो। इंडिया जो है यूनियन होना चाहिए, जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज हैं, इंडियन स्टेट्स हैं और बाकी हिस्से हैं जो आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया हैं या इंडियन स्टेट्स हैं, और उनको जो है एक तरह से यूनियन का हिस्सा होना चाहिए, वो लोग जो इंडियन यूनियन का हिस्सा होना चाहते हैं। जो टेरिटरीज हैं जो यूनियन बना रही हैं वो उनके पास इतनी छूट होनी चाहिए कि वो अपने आप में एक तरह से ऑटोनॉमस यूनिट्स हों, सारी जो पावर्स है, फंक्शंस है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको वो एक्सरसाइज कर सकें, सिर्फ उनको छोड़ के जो वेस्टेड है या मिली है यूनियन को। सारी पावर्स और अथॉरिटी जो सोवरेन और इंडिपेंडेंट इंडिया की है वो, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों से चलना चाहिए। सब लोग जो इंडिया के हैं उनको गारंटी करना है, सिक्योर करना है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज़ की, और इक्वालिटी लॉ के सामने, फंडामेंटल फ्रीडम्स जैसे स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन और एक्शन जो कि सब्जेक्टेड है लॉ और पब्लिक मोरालिटी के। फिर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी सही मायने में एक तरह से सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है रिपब्लिक की या उसकी जो सोवरेन राइट्स हैं लैंड, सी और एयर पे, उनको मेंटेन करना है, जैसा कि अगर जस्टिस और लॉ है सिविलाइज नेशंस की उसके अंतर्गत। लॉ को पूरी तरह से और एक तरह से कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि दुनिया में पीस जो है उसको प्रमोट किया जा सके और मानवता की भलाई को प्रमोट किया जा सके।